ओम नमः शिवाय। आहा, शाम की ताज़ा हवा, बरसाती मिट्टी की सौंधी सौंधी महक। यानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर अर्जुन अहलावत करीब साल भारतीय सेना की सेवा करने के बाद 3 साल रिटायर हुआ हूँ। हालात कुछ ऐसे बने कि रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में अपना मकान होते हुए भी सब बेच कर देहरादून शिफ्ट होना पड़ा। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि सेना में उम्र भर नौकरी करने के बावजूद मैं एक बेहद खुश मिजाज, सरल व उदार व्यक्ति हूँ। परिवार में कृष्ण, जी हाँ, मेरी धर्मपत्नी कृष्णा अहलावत, मेरे दोनों बच्चों प्रणव व प्रज्ञा की ममतामयी माँ आकर दिल्ली के शालीमार बाग में अपना 2 मंजिला मकान खड़ा किया था। कुछ दिन उसमें रहे भी, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बेटी उन दिनों मेडिकल करके यूएस जाने की तैयारी में थी और प्रणव आर्किटेक्चर के प्रथम वर्ष में। अचानक हम पर प्रकट हुआ कि प्रज्ञा अपने क्लासमेट से लव मैरिज करना चाहती है। संयत रहा, पर कृष्णा तो आपाई खो गई। कृष्णा ही हाय तौबा से घबराकर प्रज्ञा ने कोर्ट मैरिज कर ली और मैं ये अपराध कर बैठा कि नवविवाहित दंपति को एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने चला गया। उसकी सज़ा यह मिली कि 1 महीने तक कृष्णा ने मुझसे ना बंद कर दिया, ना ही ढंग से कुछ खाया। उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा तो मुझे बड़ी चिंता हुई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह करके नतीजा निकाला कि श्रीमती जी घोर डिप्रेशन, तो जैसे हाथ पैर ही फूल गए। प्रणव ने राय दी कि क्यों ना मम्मी को हिल स्टेशन पर ले जाया जाए। मुझे उसकी राय पसंद आई। जाने की सोच ही रहा था कि मुझे अपने पुराने दोस्त कर्नल उप्रेती का ख्याल आया। रिटायरमेंट के बाद वह अपने घर देहरादून चला गया था। कई बार उसने हमें बुलाया, किसी वजह से हम जा न सके। आज इस मुसीबत की घड़ी में मुझे वहीं जाना उचित लगा। मैं पत्नी सहित बोरिया बिस्तर बांध देहरादून चला आया। यहाँ आकर कृष्णा की हालत में आश्चर्यजनक गति से सुधार आया। एक तो उप्रेती का खुला हवादार बंगला, दूजे उसकी हंसमुख गढ़ वाली पत्नी का साथ, दोनों मिलकर कृष्णा के लिए जैसे रामबाण सिद्ध हुए। कर्नल मुझे किचन गार्डन में उलझाए रखता और उसकी पत्नी कृष्णा को दवाइयाँ कम और बातों की खुराक अधिक देती। लिहाजा हुआ यह कि 3-4 हफ्तों में ही कृष्णा कुर्सी छोड़ बैडमिंटन खेलने लगी, रसोई में पकौड़े तलने लगी। जाने का समय निकट जान मैंने उप्रेती से दिल्ली की टिकटें रिजर्व कराने को कहा, किंतु आशा के निर्णय से कोई खास खुशी नहीं हुई, बल्कि जो कुछ उसने कहा वह शब्द मुझे आज तक याद है। जाना है तो चले जाओ अर्जुन, पर दिल्ली में तुम अपने बंगले में कैदी होकर रह जाओगे। बच्चे आजकल अपनी जिंदगियां संभाल लें, यही बहुत है, हमारे किसी पड़ी है। मेरी मानो तो इसी लेन में प्रॉपर्टी हाथों हाथ बिक रही है, ज़्यादा नहीं तो 12 से 15 लाख से सौदा तय है। मेरे पास यहीं बस जाओ, बुढ़ापे में साथ देंगे एक दूसरे का, साथ साथ सुख दुख बांटेंगे। मैं आश्चर्यचकित था कि इसने इतनी दूर की सोच डाली, पर कृष्णा की मनस्थिति ने मुझे भी सहमा रखा था। यदि दूसरी दफ़ा कुछ गफलत हुई तो मैं क्या करूँगा? कृष्णा को मनाना सहज नहीं था, पर मेरी जिद के आगे उसे भी झुकना ही पड़ा। कुल मिलाकर हम मियाँ बीवी हर तरह से सुखी व संतुष्ट थे। पर कहते हैं ना कि अपनी नज़र खुद को ही लग जाती है, कुछ कुछ वैसा ही हमारे साथ भी हुआ। प्रणव, नहीं नहीं, उसकी आज्ञाकारिता की क्या तारीफ़ करूं। फोर्स पूरा होते ही हमारे पास देहरादून में सेटल होने की कोशिश करने लगा। हमने कहा भी कि दिल्ली उसे ज़्यादा सूट करेगा, पर उसने हमें अकेले छोड़ने से साफ मना कर दिया। प्रणव के आते ही हमारे शांत घरौंदे में जैसे बाहर आ गई। युवा लड़के लड़कियों का जमावड़ा हर पल हमारे आशियाने को गुलजार किए रहता। मैं तो खुश था, पर कृष्णा को कुछ ही दिनों में खींच होने लगी। प्रणव की इस बेपरवाह से जीवन शैली को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने कृष्णा को भी मन की बात कह डाली। सुनो कृष्णा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब एक बहू की ज़रूरत है? कृष्णा मेरी बात सुनकर फीकी हंसी हंसी। मुझे या तुम्हें? थक गए हो मेरे सेवा करते करते? अरे नहीं यार, आजकल बहुएं पति सेवा के लिए लाई जाती हैं, सास ससुर के लिए नहीं। वह आकर प्रणव का संभाले, यही बहुत है। कृष्णा की सहमति ले हमने प्रणव से बात की तो पाया कि अनेक महिला मित्रों के बावजूद शादी के मामले में पेरेंट्स पर ही निर्भर है। उन्होंने सब कुछ हम पर छोड़ दिया था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। और तभी एक दिन प्रणव उसे लेकर घर आया, उसे यानी इस एपिसोड की प्रधान नायिका को। अब रहस्य बढ़ाने से क्या फ़ायदा,
लड़की हर तरह से अच्छी दिख रही थी। प्रणव के कंधों को छूता कद, गेहुआ हुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें और रेशमी लहराते खुले बाल देखते ही मेरी और कृष्णा की बाँछें खिल उठी। कृष्णा तो शायद उसकी नज़र भी उतार बैठती, वह तो प्रणव ने उसे रोक दिया। आप गलत समझ रही हैं मम्मी, रिया इज जस्ट अ फ्रेंड। दिनों पहले ही मिले हैं, असल में इसके पापा भी आर्मी में हैं। पूना पढ़ाई पूरी करते ही देहरादून में जॉब मिल गया, पर रहने की समस्या। मैंने कहा कि हमारे घर के ऊपर का पोर्शन खाली पड़ा है, वहाँ पेइंग गेस्ट की तरह रह लो, आप लोगों की परमिशन हो तो। कहकर उसने बात अधूरी हाँ कहते ज़्यादा देर नहीं लगती और कृष्णा को ना कहते, पर इस बार इस लड़की का आर्मी का ठप्पा काम कर गया। आखिर अपनी बिरादरी वाली की मदद तो हमें करनी ही थी। इस तरह रिया दत्त हमारे आशियाना में पेइंग गेस्ट बनकर आ गई। अब सुबह का अखबार बहादुर नहीं, रिया ही ला कर देती और साथ में लबालब ग्रीन टी का कप। ठीक 8 बजे वह नहा धोकर गेट पर ऑफिस जाने को तैयार खड़ी मिलती और मेरी फौजी हृदय उसकी नियमबद्धता को मन ही मन सराहने लगता। कृष्णा के लिए उसके पास सदा ऑफिस की चटखारों भरी गॉसिप का खजाना रहता। सो 6 बजते ही वह उसे नीचे उतरने के लिए आवाज़ें देना शुरू कर देती। इन सब के बीच उसे प्रणव से मेल जोल का कितना समय मिलता होगा आप खुद ही सोच लीजिए, पर ये पिता की बात करने को उकसाती रहती। जान गया कि वह इस नैया को पार लगाकर ही मानेगी, पर इंसान के चाहने से क्या होता है। ऊपर वाले की तरकीबें इतनी अजीबोगरीब हैं कि हम केवल उन पर आश्चर्य कर सकते हैं, शिकायत नहीं। प्रणव की सहमति की हमने खास आवश्यकता नहीं समझी थी और उसने वैसे भी यह भार हमें सौंप ही रखा था। रियाज से उसके पिता का टेलीफोन नंबर तो हमने ले ही रखा था, पर रिश्ते जैसी गंभीर बात एक अजनबी से छेड़ते हुए बेहद झिझक हो रही थी। इस पर अभी हमने अपनी मंशा रिया से जाहिर नहीं की थी। मेजर मिश्रा की बेटी की शादी का कार्ड आया, हमारे अच्छे परिचित थे, सब परिवार आमंत्रण था। परिवार में अब कृष्णा रिया को भी गिनने लगी थी, सो उसने उसे भी साथ चलने को मना लिया। मुझे आज भी याद है कृष्णा की गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहने जब वह सीढ़ियों से उतरी तो कोई राजकुमारी ही जान पड़ रही थी। गले में कृष्णा की ही दी हुई सच्चे मोतियों की माला, कानों में बूंदे और गालों में स्वस्थ गुलाबी आभा। सादे श्रृंगार में भी वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। प्रणव की आंखों में उतरे प्रशंसा के भाव मुझसे छुपे ना रहे और मन ही मन मैंने भी फैसला कर ही लिया, सुबह होते ही पहले फ़ोन पूना मिलाना है। अगली सुबह, जी हाँ, वही हवा, वही भीगी महक, वही चहचहाट सुनता हुआ मैं रिया के इंतज़ार में था कि अचानक कृष्णा हाउस कोट में अस्त व्यस्त सी प्रकट हुई। उसे इतनी सुबह जगह देखकर मेरा माथा ठनका। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मेरे पूछते ही उसने एक मुड़ा तुड़ा पर्चा मेरी ओर बढ़ाया और मुझे सिसकियों से दहला दिया। बेहद सुंदर कॉन्वेंटी लिखावट में अंग्रेजी में लिखा खत था, अनुवाद ही पेश कर रहा हूँ। डियर अर्जुन अंकल व आंटी, आपके साथ जो वक्त मैंने गुजारा वह मुझे हमेशा याद रहेगा। आज लेकिन इस सुहाने सफ़र का आखिरी पड़ाव है। मैं आपके घर से कुछ नकद व आंटी जी के गहने लेकर जा रही। कुछ खास मजबूरियां हैं, वरना यहीं रहकर आजीवन आपकी सेवा करती। मैं जानती हूँ आप प्रणव से मेरा विवाह कराना चाहते हैं, पर यही समझिएगा कि अपनी मुंह दिखाई में मैं स्वयं ले गई, कहा सुना माफ़ करना। पुनः फ़ोन करना व्यर्थ होगा। नंबर ठीक है, पर मेरे पिता नहीं, पुराने लैंडलॉर्ड मिलेंगे, वे भी नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ। पढ़ते पढ़ते मेरी स्वयं यह हालत थी कि कहाँ खड़ा हूँ कहाँ बैठूँ समझना मुश्किल था। कृष्णा का रुदन कब थमा याद नहीं, पर वह इस बार डिप्रेशन में नहीं गई। कारण यही है कि मैंने तुरंत प्रणव की सगाई एक परिचित परिवार में कर डाली और एक परी की तरह सुंदर ना सही पर ठीक ठाक बहू घर ले आया। अभी जल्दी घर पहुंचना है, मेरे बेटे की पहली मैरिज एनिवर्सरी जो है। और हाँ, पेइंग गेस्ट रखने के लिए हमें फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऊपर का कमरा अब हमारी बहू रानी का जो है। ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।